दोस्तों नमस्कार। संसद के भीतर राहुल गांधी ने गुजरात का जिक्र किया और 48 घंटों के भीतर वह गुजरात पहुंच गए। संसद के भीतर हाथरस की घटना को लेकर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए। संसद के भीतर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कटघरे में मणिपुर न जाने को लेकर खड़ा किया और वह खुद कल मणिपुर में होंगे। राजनीतिक तौर पर भारत के संसदीय इतिहास के भीतर जब जब ये सवाल उठे हैं कि संसद की बात सड़क तक पहुंचती नहीं या सड़क की आवाज अगर संसद के भीतर गूंजने लगे तो विपक्ष की राजनीतिक सफलता तय है। यानी सड़क की आवाज संसद के भीतर नेता अगर पहुंचा दें तो यह एक विपक्ष की बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन बीते 10 बरस में इस देश में विपक्ष था ही नहीं। सड़क पर जो भी आंदोलन होते थे सत्ता उसे बाखूबी दबाना जानती थी और सत्ता की अपनी राजनीति तले इस देश का विपक्ष जिस तरीके से रौंद दिया गया, उसके बाद राज्य दर राज्य की परिस्थिति हो या इस देश का संसदीय ढांचे के भीतर संघीय परिस्थितियां ही क्यों ना हो, सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने एक झटके में उस राजनीति को ही पलट दिया जो कल तक सड़क की आवाज को संसद तक पहुंचाने का जिक्र करके अपनी राजनीतिक सफलता को दिखलाती थी। पहली बार मामला उल्टा है। पहली बार संसद के भीतर जिस आवाज को विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उठा रहे हैं, अगर उस आवाज के आसरे इस देश की जनता के बीच अगले 24-48 घंटे या एक हफ्ते के भीतर वो नजर आने लगे तो फिर यकीन जानिए भारत की राजनीति बदलने जा रही है। और इस बदलती राजनीति के छोर पर अगर प्रधानमंत्री मोदी के बीते 10 बरस की सियासत खड़ी है तो दूसरी तरफ इसके सामने अगुवाई करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जो इस देश के भीतर इससे पहले कभी हुई ही नहीं। यानी यह कल्पना की जा सकती है कि संसद के भीतर सत्ता पर निशाना विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी साधें और उसके बाद उसी सिरे को पकड़कर जनता के बीच चले जाएं और इस बीच में जनता यह मानकर चले कि उसे इंतजार विपक्ष के नेता राहुल गांधी का है। यानी सामान्य तौर पर बीते 10 बरस में इस देश ने हर मुद्दे को लेकर, हर आंदोलन को लेकर, हर नीति को लेकर जहां विरोध हुआ वहां पर इंतजार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता था। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी और मोदी सरकार की नीतियों और लोक हित के मद्देनजर जो प्रचार प्रसार इस देश के भीतर हुआ वो सब कुछ हर किसी ने देखा समझा है। लेकिन पहली बार हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करके उन मुद्दों के आसरे जनता के बीच जाकर अगर विपक्ष का नेता रूबरू हो रहा है तो फिर दो बातें शुरू में लिख लीजिए। पहली बात तो यही है कि इस देश की जनता को इंतजार अब प्रधानमंत्री मोदी के आने का नहीं होगा, उसे इंतजार राहुल गांधी के आने का होगा। और दूसरी बड़ी बात, जो कांग्रेस अभी तक जिस खाके में बंधी हुई थी, जिस ढांचे में वह अपनी राजनीति को साध रही थी, जिन नेताओं का बड़बोलापन, उनका अपना अहंकार, उनकी अपनी पूंजी, उनकी अपनी राजनीति इस ठसक के साथ चलती थी कि कांग्रेस के नेता तो ऐसे ही रहेंगे, अब बदलने का वक्त आ गया है या फिर बदलने की दिशा में कांग्रेस बढ़ चुकी है और जो नहीं बढ़ेगा उसे हाशिए पर जाना होगा। यह संदेश खुले तौर पर राहुल गांधी देने की स्थिति में गुजरात में आ गए। लेकिन सवाल पहली बार उससे आगे का है और यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा मौजूद है क्योंकि भारत की राजनीति में जाति की राजनीति हो या धर्म के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण की सोच हो, इन दोनों परिस्थितियों का जिक्र इस देश के भीतर अलग अलग वक्त में अलग अलग महापुरुषों ने किया, अलग अलग नेताओं ने किया। और उन तमाम चीजों का समावेश पहली बार ऐसा लगने लगा कि जब अमृतकाल का नारा प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं,
इस देश की जनता के भीतर यह सवाल है कि क्या वाकई अमृतकाल की परिस्थितियां इस देश के साथ है या उनकी अपनी त्रासदी जीवन की। उसको अब राजनीति को उठाना होगा, तभी इस देश में राजनीति बदल सकती है और सत्ता बदल सकती है। यानी सत्ता को बदलने के लिए राजनीति को बदलने की जरूरत पहली बार आन पड़ी है, और उसमें एक सिरा अगर जनता के हाथ में है तो दूसरा सिरा राहुल गांधी अब पकड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए यह कोई आसान बात नहीं है कि एक झटके में मजदूरों के बीच रहना, एक झटके में हाथरस के त्रासदियों के बीच जाकर खड़े हो जाना, और इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह एहसास कराना कि आप उन पीड़ितों से नहीं मिले, हम मिले हैं, और हम समझ रहे हैं कि उसके लिए शब्द काफी नहीं है, क्योंकि आपके राज्य का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी है, आपको मुआवजा ज्यादा बढ़ाकर देना चाहिए। यानी सामान्य तौर पर इस देश ने सत्ता के मीडिया के जरिए जो विपक्ष को खारिज किया, राहुल गांधी को खारिज किया, और जिन सवालों को मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछना चाहिए, कल तक उस मीडिया को दरकिनार करके भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपने राजनीतिक व्यवहार को बदलने की परिस्थिति के साथ पहली बार राहुल गांधी उन सवालों को उठा रहे हैं जो इस देश के संस्थानों के भीतर से निकलनी थी, चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया के भीतर से निकलनी थी, और अब उनके साथ विपक्ष के नेता का तमगा भी है। यानी विपक्ष का नेता अगर संसद के भीतर सड़क की आवाज को उठाने लगे और उसी अंदाज में अपनी बात को कहने लगे, तो सड़क की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि उनकी बातों को जगह न सिर्फ संसद के भीतर मिल चुकी है, बल्कि संसद के भीतर की आवाज के बाद अब वो सीधे तौर पर जनता के बीच जाएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिए, कल वो असम के बाढ़ पीड़ितों के बीच भी होंगे, कल वो मणिपुर के भीतर भी होंगे, परसों वो रायबरेली में भी होंगे, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र को, और वह भी पंढरपुर में नजर आएंगे वो। यानी इस बदलते समाज की जरूरतों की राजनीति के मद्देनजर अपनी राजनीति को बदलकर जनता की व्यवस्था के साथ जुड़ने का जो अनूठा प्रयास इस दौर में शुरू हुआ है, वह सिर्फ एक संकेत है। और यह संकेत इसलिए है क्योंकि सामने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी है। क्या यह कल्पना कोई कर सकता है जिस लिहाज से 2002 के गुजरात दंगों के बाद गुजरात में जो पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और इन सब के बीच तमाम जगहों पर जो भी चुनाव हुए, कहीं भी कांग्रेस नहीं है, लेकिन गुजरात के 22 जिलों में कांग्रेस का संगठन है, उसके ऑफिसेज हैं, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, कांग्रेस के मौजूद हैं। लेकिन कोई भी चुनाव हो, किसी भी शहर का किसी भी रूप में चुनाव हो, जीत बीजेपी को मिलती रही है। और पहली बार इस चुनौती को पार्लियामेंट के भीतर देकर राहुल गांधी ने कहा और संकेत दिया कि हम अब आपको गुजरात की सत्ता से बेदखल कर देंगे। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, क्योंकि इसके साथ जिन बातों का जिक्र हो रहा है वो भारत की राजनीति में सत्ता को खलनायकी के तौर पर खड़ा कर रही है। राजनीति के पारंपरिक परिवेश के भीतर एक नई सांसों के साथ कुछ धड़कनों को पैदा करना चाह रही है। आप कहेंगे ये कैसे है? हमें लगता है आज इस सिलसिले को हम पलटना शुरू करें उससे पहले गुजरात में जाकर जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो कहा क्या। इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी इस बात से वाकिफ हैं कि कांग्रेस की मौजूदगी इस देश के भीतर हर जिले में है, हर राज्य में है, और पुख्ता तरीके से कांग्रेस ने सत्ता का उपभोग भी हर राज्य में किया है और केंद्र में भी किया है। तो फिर इस दौर में वो कौन सी परिस्थिति है जिसके जरिए संगठन को जागृत किया जा सके, कार्यकर्ताओं को एक साथ खड़ा किया जा सके? तो उसके लिए दो ही चीज चाहिए, एक हिम्मत चाहिए और हिम्मत के साथ विजन चाहिए।
और इन दोनों का समावेश इस देश के भीतर में क्या कांग्रेसियों को सांगठनिक तौर पर नए सिरे से मथने को तैयार हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि इस दौर में कांग्रेस भ्रष्ट नहीं हुई, सत्ता में रहते हुए उसकी भ्रष्टता इस देश के सामने भी आई, उसके भीतर का अहंकार भी उभर कर आया। लेकिन यह ताकत किसमें होगी जहां पर इस बात का खुले तौर पर राहुल गांधी जिक्र कर दें कि जिन नेताओं को शोकेश में रखा गया वो दरअसल शोकेश से निकलकर चुनाव लड़ने की दिशा में बढ़ गए, और जो संघर्ष कर रहे थे उनको हमने शोकेस में इसलिए रख दिया क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस देश में हर नेता की ताकत तभी मानी जाती है जब उसे टिकट मिलता है। इसको बहुत सरल तरीके से राहुल गांधी ने अहमदाबाद जाकर रखा। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। यह संगठन को मथने का तरीका है, यह संगठन को नए सिरे से गढ़ने का तरीका है। यह संगठन के सामने संघर्ष और चुनौती दोनों को एक साथ लाकर जो सबसे मजबूत ताकत के साथ खड़ा है उसे धराशायी करने का विजन है। ये जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने अपने ही संगठन के मद्देनजर खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल इस देश की उस राजनीति का है जो जातीय ध्रुवीकरण के आश्रय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय इस देश में चलती है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि बीजेपी जिस राजनीति को साधती है, कांग्रेस उस राजनीति से एक कदम आगे कभी बढ़ा भी पाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने या कहें 2024 के जनादेश ने इन दोनों मिथ को तोड़ दिया है। इसीलिए यह दौर एक ऐसे बदलाव की दिशा में है जिसको समझ पाना और मथते हुए कांग्रेस को खड़ा कर पाना और उसके साथ जो प्लानिंग को लेकर राहुल गांधी चलना चाहते हैं उसमें इस देश के भीतर से एक नए कांग्रेस की झलक उन्हें दिखाई देने लगी है। हमारी टीम ने इसके लिए 2024 के जनादेश का आकलन भी किया और यह भी समझने की कोशिश की कि बीजेपी की राजनीति क्यों बीते बरसों को साथ लेकर चलती है। उसके जहन में अयोध्या आंदोलन भी है, धारा 370 भी है, कॉमन सिविल कोड भी है, आरएसएस आजादी के वक्त क्या कर रही थी, सावरकर की भूमिका क्या थी, ये सबको समेट कर वो लेकर चलती है। तो क्या नए सिरे से कांग्रेस को मथने के लिए राहुल गांधी अब इसी नब्ज को पकड़ चुके हैं? जरा इस सिलसिले को समझिए। हमारी टीम ने जब निकाला कि इस देश में दलित जातियों से जो सुरक्षित सीटें हैं एससी की, वो 84 सीट है। पिछली बार यानी 2019 में बीजेपी 46 सीटों पर जीती थी, इस बार वो घटकर 30 सीट पर आ गई। कांग्रेस सिर्फ 6 सीट पर जीती थी जो तिगुनी बढ़ गई और 19 सीट पर आ गई। और उसके भीतर अगर उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो 17 सीटें उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की सुरक्षित है। उसमें बीजेपी ने 2014 में 17 की 17 सीटें जीत ली थी। यानी जब पहली बार कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए इस देश की जनता निकली तो दलितों का पूरा समूह मोदी के पीछे आकर खड़ा हो गया और 17 की 17 उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीटें बीजेपी के हिस्से में चली गई। 2019 में 3 सीटें कम हुई, 14 सीट फिर भी जीत गई, लेकिन इस बार 9 सीटें कम हुई और वो 8 सीट पर आ गई। और समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1 सीट जीती, नगीना की एकमात्र सीट चंद्रशेखर रावण ने जीती। लेकिन उसके बाद का सवाल यह है कि किसी भी हालत में दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ इससे पहले कभी खड़ा नहीं हुआ। तब भी नहीं खड़ा हुआ जब मायावती समाजवादी पार्टी के साथ थी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनके पीछे इस देश की राजनीतिक समझ को न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नए सिरे से परिभाषित करते हुए मोदी सत्ता के खिलाफ
उस राजनीतिक जमीन को बनाने की पूरी संघर्ष यात्रा, इसने कमाल कुछ ऐसा किया कि पहली बार दलित समाज, जो मायावती के दौर में भी समाजवादी पार्टी के हिस्से में नहीं गया, क्योंकि पिछले चुनाव में मायावती 10 सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती थी। मायावती के वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी में नहीं हुए थे, इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा था अब दोबारा गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन मायावती को राजनीतिक तौर पर अगर बीजेपी ने सौदेबाजी के तहत या डराकर जैसे भी हाशिए पर किया, उसका असर पहली बार यह हुआ कि अगर ध्यान दीजिए, जो नन जाटव वोट है दलितों के भीतर में, यानी जाटव माइनस दलित को लीजिएगा तो 56% वो इंडिया के हिस्से में गया, और जाटव वोट भी 25% इंडिया के हिस्से में आ गया। और इसमें एक बड़ी भूमिका यहां पर अयोध्या के जरिए भी समझने की है, क्योंकि अयोध्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आश्रय इस देश की राजनीति को साधने का तौर तरीका भी था। और इसीलिए बीजेपी के भीतर हर नया नेता जो सत्ता में आता है वो पुराने काल को भूलता नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी याद हैं सबको, अडवाणी आज भी याद हैं, मुरली मनोहर जोशी आज भी याद है, जो भी पुराने नेताओं की फहरिस्त लीजिएगा सबको याद है। संघ परिवार के भी जो सरसंघचालक थे वह भी सबको याद है। केसी सुदर्शन हुआ करते थे जिस वक्त 2002 के दंगे गुजरात में हो रहे थे, और क्रिया की प्रतिक्रिया शब्द उसी वक्त संघ के भीतर से निकला था। उस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। किस तरीके से गोवा में या किस तरीके से उस वक्त बंबई में सभा